हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू एनएस ऑनलाइन एजुकेशन। माय नेम इज नवीन कुमार। आज बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं मिक्सिंग और पार्ट 1 में आज हम डिस्कस करेंगे मिक्सिंग इक्विपमेंट, जिसमें आपके आएंगे बैफल, स्पार्जर, इम्पेलर। देन वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ इम्पेलर एंड टाइप्स ऑफ फ्लो पैटर्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस की बात करें बच्चों तो ये आपको मिलेगा ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस में। यहाँ पे फ्लूइड तो हम पहले कवर कर चुके हैं कंप्लीट, और फिर ये आपका मिक्सिंग इन बायोरिएक्टर एंड मिक्सिंग टाइम, इसको हमें कवर करना है। डीबीटी के सिलेबस की बात करें तो ये आपको मिलेगा बच्चों यहाँ पर एरेशन एंड एजिटेशन। ठीक है, फ्लूइड रियोलॉजी हम कवर कर चुके हैं। तो मिक्सिंग क्या है बच्चों? मिक्सिंग इज अ फिजिकल ऑपरेशन। ठीक है, किस लिए यूज किया जाता है? टू रिड्यूस नॉन यूनिफॉर्मिटीज। नॉन यूनिफॉर्मिटीज जिसमें आपका आ जाएगा जैसे कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए। ग्रेडियंट से मतलब है कि आपका ग्रेडियंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज चेंज हो रही है आपकी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो यहाँ पे अगर आपका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ तो उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए थ्रू आउट द सॉल्यूशन। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इस एग्जांपल में इन्होंने यहाँ पे बच्चों पहले साल्ट ऐड किया इसके अंदर वाटर के अंदर, और पहले तो वो साल्ट डिसॉल्व नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद इन्होंने मिक्सिंग परफॉर्म किया। और मिक्सिंग के बाद क्या आप देख सकते हैं ये क्या बन गया? एक सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन क्या होते हैं? होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर जो साल्ट है वो होमोजेनसली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इस पूरे लिक्विड में। होमोजेनस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि इसकी कंसंट्रेशन जो है थ्रू आउट द लिक्विड क्या है? सेम है। क्लियर? तो इसी तरीके से शुगर एंड वाटर भी क्या है? होमोजेनस सॉल्यूशन आपको देंगे। दैट मीन्स यहाँ पर भी जो शुगर की कंसंट्रेशन है वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या है? सेम है। बट सैंड और वाटर देखें तो ये क्या है? आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर है, जहां पर सैंड क्या है? सेटल डाउन हो जाएगी कुछ टाइम के बाद अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जो हमने सेडिमेंटेशन में देखा। तो ये जो है आपका जो सैंड सेटल डाउन हो जा रही है, अगर इसको आपको सस्पेंशन में बनाए रखना है, ठीक है, ताकि पार्टिकल सेटल डाउन ना हो, तो इसके लिए भी क्या है? आप कंटिन्यूअस मिक्सिंग आपको यहाँ पे परफॉर्म करनी पड़ेगी, ताकि ये सैंड पार्टिकल मूव करते रहे लिक्विड के अंदर। ठीक है, यानी कि इसको होमोजेनस बनाए रखने के लिए। क्लियर है? तो कंसंट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट डेवलप ना हो, यूनिफॉर्म रहे टेम्परेचर थ्रू आउट द रिएक्टर। और बाकी की प्रॉपर्टी जैसे कि पीएच वगैरह। ठीक है, तो पीएच को भी क्या है? उसको भी आपको क्या करना है उसके लिए, ताकि पूरे रिएक्टर का पीएच सेम रहे, तो उसके लिए भी आपको मिक्सिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो इसको तो दैट मीन्स कि मिक्सिंग को हम यूज कर रहे हैं ताकि हम होमोजेनस डिस्ट्रीब्यूशन जो है कर सकें, जो भी आपकी सिस्टम प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो बायो प्रोसेस में किस लिए यूज किया जाएगा? तो यहाँ पर है ब्लेंड सोल्यूबल कंपोनेंट्स, जैसे कि शुगर, ये हमने देखा, ये वाला जो एग्जांपल है। तो शुगर को डिसॉल्व कराने के लिए डिस्पर्स गैसेस, तो एरोबिक कल्चर है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो ऑक्सीजन बबल्स हैं उनको ब्रेक करना है, और ताकि वो क्या है? वो अवेलेबल हो सके किसके लिए? सेल्स के लिए। तो ऑक्सीजन सेल्स के लिए अवेलेबल हो सके उसके लिए भी क्या है? मिक्सिंग की जरूरत पड़ेगी, ताकि ये जो गैसेस है उसको डिस्पर्स किया जा सके थ्रू आउट लिक्विड। फिर है मेंटेन सस्पेंशन। सस्पेंशन मेंटेन करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेल्स हैं वो सैंड पार्टिकल की तरह सेटल डाउन हो सकती है, तो वो सेटल डाउन ना हो उसके लिए हमें क्या है? मिक्सिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी, ताकि सस्पेंशन में सेल्स बनी रहें। ठीक है, इमिसिबल लिक्विड है तो इमल्शन फॉर्म करने के लिए, और हीट ट्रांसफर, ठीक है, ताकि आपका टेम्परेचर थ्रू आउट द रिएक्टर क्या रहे? सेम रहे। ठीक है, तो कूलिंग वाटर जैकेट हम यूज करते हैं, बट वो भी वर्क तभी करेगी जब आप प्रॉपर मिक्सिंग करेंगे। ठीक है, तो ये तो हम हीट ट्रांसफर हम बाद में देखेंगे ये सब हम, और गैसेस तो इसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसफर, मास ट्रांसफर में पढ़ेंगे इसको। टू क्रिएट एन ऑप्टिमल इन्वायरमेंट, तो मेन रीजन जो है इसका बायो प्रोसेस में यूज करने का वो है टू क्रिएट एन ऑप्टिमल इन्वायरमेंट। आपको पता है अगर सेल्स को ऑप्टिमल इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो हो सकता है या तो वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको जो चाहिए था। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि आपका सेल की ग्रोथ जो है वो रुक जाए। ठीक है, और थर्ड हो सकता है कि आपकी जो सेल है उनकी डेथ होने लगे। ठीक है, तो ये जो तीनों ही कंडीशन है ये पॉसिबल है अगर आप ऑप्टिमल एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। क्लियर? तो इसके लिए क्या है? मिक्सिंग की जरूरत पड़ेगी। तो मिक्सिंग इक्विपमेंट्स क्या है बच्चों? इसमें आपको आएगा बैफल्स, इम्पेलर एंड स्पार्जर। ठीक है,
तो मेन रोल तो आपका इम्पेलर्स का ही है, ठीक है। ये मैकेनिकल अरेंजमेंट आप यहाँ देख सकते हैं इसका, ये आपका मोटर है यहाँ पर, गियर बॉक्स यूनिट, और इससे अटैच्ड है आपका ये इम्पेलर। तो जब ये आपका मोटर रोटेट करेगी तो इसके साथ ये आपका इम्पेलर भी रोटेट करेगा, और इम्पेलर रोटेट करेगा तो फ्लूइड रोटेट करेगा, ठीक है। और फ्लूइड जब रोटेट करेगा तो मिक्सिंग होगी। अब आप देख सकते हैं बच्चों, जब ये इम्पेलर आपके रोटेट करते हैं हाई स्पीड से तो ये वॉर्टेक्स फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये व्हर्लपूल, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस टाइप का जो आपका लिक्विड है वो इस टाइप का फ्लो जो है जनरेट हो जाता है जब आप मिक्सिंग करते हैं इम्पेलर से, ठीक है। तो ये अच्छा नहीं है मिक्सिंग के लिए ये, ठीक है। अगर वॉर्टेक्स फॉर्म हो रहा है तो इससे प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती है, तो इसको हमें ब्रेक करना है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये जो आपका वॉर्टेक्स बना है ये लेमिनार फ्लो है एक टाइप से, ठीक है। लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो में बच्चों हमने पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के पाथ को फॉलो करते हैं, ठीक है। जो एक लेयर के पार्टिकल है तो इस तरीके से वो एक दूसरे के पाथ को फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या है, मिक्सिंग नहीं है। जबकि हमने देखा था टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि आपके जो डिफरेंट लेयर्स हैं पार्टिकल्स की लिक्विड की, तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं डिफरेंट लेयर्स के वो क्या करते हैं, क्रॉस फ्लो शो करते हैं, ठीक है। और ये जो क्रॉस फ्लो है इसी की वजह से क्या है, मतलब रैंडम डायरेक्शन में इनका मोशन होता है यहाँ पे पार्टिकल्स का, जिसकी वजह से क्या है मिक्सिंग परफॉर्म हो पाती है। अगर सेम डायरेक्शन में सारे पार्टिकल मूव करेंगे तो बच्चों मिक्सिंग कहाँ से होगी, मिक्सिंग नहीं हो पाएगी ना। तो लेमिनार फ्लो में मिक्सिंग नहीं हो पाती है, टर्बुलेंट फ्लो में ज्यादा अच्छी मिक्सिंग हो पाती है। मतलब लेमिनार में भी होगी डिफ्यूजन के थ्रू, और टर्बुलेंट में डिफ्यूजन ज्यादा अच्छा होता है। क्लियर है। तो ये हम पढ़ेंगे आगे जाकर के मैक्रो मिक्सिंग, माइक्रो मिक्सिंग। तो सबसे पहले तो मैक्रो मिक्सिंग की जरूरत है, वो आपके इम्पेलर करते हैं, और धीरे धीरे फिर हम क्या है माइक्रो लेवल पे जाते हैं, जहां पर आपका डिफ्यूजन के थ्रू जो है आपका मिक्सिंग अचीव होती है, ठीक है। मैक्रो माइक्रो मिक्सिंग जो है हम आपके फर्दर पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। नाउ तो मेन रोल इम्पेलर का है, एंड देन आपका आएगा बेफल्स। तो बेफल्स का काम है ये जो वर्टेक्स जो फॉर्म हुआ है इसको ब्रेक करना, ताकि क्या बन सके, टर्बुलेंट फ्लो प्रोड्यूस हो सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेफल्स यूज किए गए हैं, ये प्लेट्स हैं, मेटालिक प्लेट्स, ठीक है, जो कि क्या है वॉर्टेक्स को फॉर्म नहीं होने देंगी, उसको ब्रेक करेंगी, ठीक है। जैसे ही वॉर्टेक्स इनसे टकराएगा, ठीक है, जो भी फॉर्म होगा तो वहां पे क्या है टर्बुलेंट रीजन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से मिक्सिंग होगी। क्लियर है। और उसके बाद आता है आपके स्पार्जर। स्पार्जर का इतना कोई रोल नहीं है मिक्सिंग में, ठीक है, और ये सिर्फ गैसेस प्रोवाइड कराने के लिए यूज किए गए हैं, जिनसे थोड़ी बहुत मिक्सिंग होती है बट इतनी नहीं होती एज कम्पेयर टू इम्पेलर और बेफल्स, ठीक है। तो गैस इंट्रोड्यूस की जाती है विद द हेल्प ऑफ इम्पेलर और सॉरी स्पार्जर्स। जैसे कि आप यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे स्पार्जर यूज किया गया है। डिफरेंट टाइप्स के स्पार्जर होते हैं, वो हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आपने ऑक्सीजन सप्लाई किया गया अगर एरोबिक कल्चर है, और एनारोबिक कल्चर है तो वहां पर आप नाइट्रोजन गैस कभी कभी प्रोवाइड करा देते हैं अगर जरूरत है गैस प्रोवाइड करने की, तो ठीक है, मतलब मिक्सिंग उसी के थ्रू हो रही है। जैसे फ्लूइडाइज बेड रिएक्टर, वहां पे क्या है आपका स्टीरर यूज नहीं किया जाता फ्लूइडाइज बेड रिएक्टर में, वहां पे क्या है आपका गैसेस के थ्रू ही क्या किया जाता है, आपका मिक्सिंग अचीव की जाती है। तो वहां पर इनका ज्यादा रोल होता है, बट स्टीरर टैंक रिएक्टर में इनका रोल इतना नहीं है स्पार्जर्स का। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं। इन केस इनसे क्वेश्चन आए, वैसे इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको पता होना चाहिए। तो बस आपको एक बार इनको देखना है, याद करने की जरूरत इसको नहीं है। तो वैसे ज्योमेट्री आप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं, ये जो फ्लैट बॉटम जो है इसको हम यूज नहीं करते हैं बच्चों, ठीक है। इस टाइप की वैसे ज्योमेट्री हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे स्टैग्नेंट जोन बन जाते हैं। स्टैग्नेंट जोन्स आपके वो होते हैं जहां पर आपका मिक्सिंग नहीं होती है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होती है, एफिशिएंट मिक्सिंग नहीं हो पाती है। तो जो हम इम्पेलर से यहाँ पे स्टीयर टैंक रिएक्टर यूज करेंगे और यहाँ पे अगर ऐसे कॉर्नर्स होंगे तो यहाँ पर एक ऐसा जोन बन जाएगा जहां पर मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। तो उससे क्या है नॉन यूनिफॉर्मिटी होगी, और हम तो चाहते हैं कि रिएक्टर में सभी जगह पर कंसंट्रेशन वगैरह सब कुछ सेम रहे। क्योंकि मान लीजिए कुछ सेल्स यहाँ पर आकर यहाँ पर आ गई हैं, और अब यहाँ पे क्योंकि मिक्सिंग नहीं हो पाएगी तो उन्हें सबस्ट्रेट नहीं मिल पाएगा। सबस्ट्रेट नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि वो सेकेंडरी प्रोडक्ट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। तो इससे क्या है आपका जो आपने जो यहाँ पे डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी यहाँ पे आपकी आ जाएंगी, जिनको आपको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू हटाना पड़ेगा। तो आपका जो वहाँ पे लेबर वर्क है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है।
तो इसीलिए यहाँ पे मिक्सिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि सभी सेल्स एक जैसा प्रोडक्ट बनाएं। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने राउंड कर दिया इसको थोड़ा, ठीक है। इस ये जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है इसको बोलते हैं डिस्ड वेसल, ठीक है, ज्योमेट्री। फिर ये जो आपका सी वाला है ये आपका राउंड बॉटम, ये है फिर आपका कोन एंड फिलेट, ठीक है। तो यहाँ पे कोन एंड फिलेट शेप ज्योमेट्री है, ठीक है, इसको भी यूज कर सकते हैं। और ये जो एफ है ये है आपका कोनिकल शेप, ठीक है। और इसको यूज नहीं करते हैं, इसको अगर आपका सॉलिड सस्पेंशन है तो उसके लिए यूज नहीं करते हैं इसको, क्योंकि ये प्रमोट करता है क्या, सेटलिंग ऑफ सॉलिड, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इम्पेलर से जो डिस्टेंस है वो काफी इंक्रीज हो गया है, तो यहाँ पर हो सकता है कि मिक्सिंग ना हो पाए, ठीक है। मतलब यहाँ पे ज्यादा जो है फ्लूइड का मोशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा यहाँ पे लिक्विड का, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, सॉलिड पार्टिकल यहाँ पे सेटल डाउन हो सकते हैं। क्योंकि प्रमोट करता है सेटलिंग ऑफ सॉलिड, इसलिए इसको सॉलिड सस्पेंशन के लिए यूज नहीं करते हैं। साथ में बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है इम्पेलर डायमीटर को। तो यहाँ पे DI, ये स्पार्जर के लिए DS, टैंक डायमीटर के लिए DT, CI जो है इम्पेलर का क्लियरेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको बता रहा है कि इम्पेलर अगर आपका यहाँ पर है और बॉटम यहाँ पर है तो इनके बीच का क्या डिस्टेंस है, दैट इज इम्पेलर क्लियरेंस, ठीक है। तो बीच में जो क्लियरेंस है उसके लिए उसको CI से रिप्रेजेंट किया गया है। बैफल का क्लियरेंस भी आप देख सकते हैं यहाँ पे CBF, ये रहा आपका बैफल। तो बैफल और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो वॉल है रिएक्टर की, दैट इज CBF। लिक्विड हाइट को HL, ब्लेड का जो लेंथ है दैट इज LB, वैसे इसका इतना यूज नहीं है। और स्पार्जर सेपरेशन, ठीक है, इसका भी हमें यूज नहीं करना है इतना। ये आपका विड्थ है ब्लेड का, ये आप देख सकते हैं इम्पेलर का जो ब्लेड है, और ये आपका बैफल की विड्थ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बस एक बार आपको देख लेनी है ताकि आपको पता रहे इनका मीनिंग क्या है, क्लियर। फिर आते हैं, बात करते हैं सबसे पहले बैफल्स की। तो बैफल्स जो हैं आपके 3 ज्योमेट्री में यूज किए जाते हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलरली यूज किया गया है आपका बैफल, ठीक है। और परपेंडिकुलर यूज किया जाता है आपका किस लिए, जब आपका लो विस्कोसिटी लिक्विड है, हाई विस्कोसिटी के लिए इसको यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वैसे तो बैफल वगैरह सब जो है लो विस्कोसिटी के लिए यूज किए जाते हैं। नाउ अगर आप इसको परपेंडिकुलरली यहाँ पे फिट करते हैं तो इसमें क्या है, आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ पर भी स्टैग्नेंट जोन फॉर्म होते हैं, ठीक है। और ये जो स्टैग्नेंट जोन प्रोड्यूस हुए हैं यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका सेडिमेंटेशन हो सकता है, ठीक है। दीज अरेंजमेंट स्टैग्नेंट जोन एंड सेडिमेंटेशन अलोंग द इनर एज ऑफ बैफल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये स्टैग्नेंट जोन प्रोड्यूस हुआ है, इससे यहाँ पे सेडिमेंटेशन हो सकता है सेल्स का। इसीलिए यहाँ पे क्या है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे गैप प्रोड्यूस कर दे वॉल और बैफल के बीच में, तो आप देखेंगे ये जो बी ज्योमेट्री है यहाँ पे आपका क्या है, क्लियरेंस है, ठीक है। जिसको आपने पीछे देखा था कि बैफल क्लियरेंस, इसको CBF इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो अगर आप ये इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो आपने देखा कि ये जो आपका स्टैग्नेंट जोन है वो रिड्यूस हो गया पहले के कंपैरिजन में, ठीक है। और जो आपका सी ज्योमेट्री है इसमें आप देखिए इन्होंने इंक्लाइन कर दिया है, और इंक्लाइन करने से ये स्टैग्नेंट जोन और भी ज्यादा जो है आपका रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे दोनों चीजें हैं, यहाँ पे आपका क्लियरेंस भी है, ठीक है, और उसके साथ साथ इसको इंक्लाइन भी इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि यहाँ पे और ये जो स्टैग्नेंट जोन जो है वो उसका फॉर्मेशन और भी ज्यादा रिड्यूस हो जाए। बाकी आप देख सकते हैं ये आपका लेमिनार फ्लो था, ठीक है, ये स्ट्रीम लाइन्स था, और उसके बाद ये जो स्ट्रीम लाइन है यहाँ पे आपका ये क्या है, टर्बुलेंट हो गई है, ठीक है। तो यही वर्क है आपका बैफल का। ये क्या करता है, स्ट्रीम लाइन्स को किस में कर देता है, आपका ये टर्बुलेंट फ्लो प्रोड्यूस करता है, वर्टेक्स ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, वर्टेक्स ब्रेक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसने टर्बुलेंस क्रिएट कर दिया। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। तो ये बस आपको देखना था इस स्लाइड में, मतलब ये जो आपकी स्लाइड्स है ना, बस इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करना है, इन केस अगर इनसे कोई क्वेश्चन आ जाए, वैसे आएगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इन सब चीज़ों का, जब मेन आपका पार्ट आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे आपका स्पार्जर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इनका इतना रोल नहीं होता है मिक्सिंग में। इम्पेलर्स बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ इम्पेलर यहाँ पे शो किए गए हैं। ये आपका 6 फ्लैट ब्लेड डिस्क टर्बाइन, जिसको हम रस्टन टर्बाइन भी बोलते हैं। फिर ये आपका प्रोपेलर शेप है, ये आपका पिच ब्लेड टर्बाइन है। देन आपका एंकर, गेट एंकर एंड हेलिकल स्क्रू, और भी टाइप्स हैं, यहाँ पे मैंने कुछ रिप्रेजेंट किए हैं।
तो यहाँ पे बच्चों इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैंने इनको डिवाइड किया है। एक साइड हम देख रहे हैं टरबाइन एंड प्रोपेलर, इनकी प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर है, और दूसरी साइड आपके गेट एंकर, हेलिकल और हेलिकल स्क्रू, ये आपका हेलिकल रिबन है, ये आपका हेलिकल स्क्रू है, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर है, तो इनको हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो आपका टरबाइन और प्रोपेलर है, इनको हम यूज करते हैं फॉर लो विस्कोसिटी फ्लूइड, या फिर ऐसे फ्लूइड जिनकी विस्कोसिटी लाई करती है इन बिटवीन 1 से 10 की पावर 4 सेंटीपोइस। दूसरी तरफ जो आपका गेट एंकर या फिर हेलिकल स्टेरर है, ये आपके हाई विस्कोसिटी फ्लूइड के लिए यूज किए जाते हैं, जिनकी विस्कोसिटी होती है 10 की पावर 5 से ग्रेटर। क्लियर है। आप इनकी शेप भी दे सकते हैं, इनकी शेप इसी तरीके से है कि आपका इजीली मूव कर सकते हैं किसमें, हाईली विस्कस लिक्विड के अंदर, जबकि ये जो आपके प्रोपेलर और रस्टन टरबाइन है वो आपके हाईली विस्कस लिक्विड के अंदर इजीली रोटेट नहीं कर पाएंगे। इनको अगर आपको रोटेट कराना है तो उसके लिए हाई पावर की रिक्वायरमेंट होगी, और उसके साथ साथ हीट भी काफी जनरेट होगी, तो ये एफिशिएंट नहीं है हाई विस्कस फ्लूइड को मिक्स करने के लिए। इसके लिए आपकी ये शेप्स डिजाइन की गई हैं। जैसे कि आपको स्क्रू शेप है, स्क्रू आपको पता है, स्क्रू को जो है हम किसी वॉल में या किसी वुडन ब्लॉक में यूज करते हैं, ठीक है। और वहां पे आपने देखा होगा कि स्क्रू के लिए आप क्या कोई एक टूल यूज करते हैं, तो वो टूल क्या करता है, इस स्क्रू को रोटेट कराता है और ये इजीली पेनिट्रेट कर जाता है किसी भी सॉलिड सरफेस के अंदर। तो इसकी शेप ऐसे है कि सॉलिड के अंदर जो है इजीली पेनिट्रेट कर सकता है अगर आप इसको रोटेट करें। तो शायद इसी यहाँ से ही इन्होंने आइडिया लिया है इसके लिए, किसके लिए, हेलिकल स्क्रू के लिए, ठीक है। इसकी शेप अगर सॉलिड के लिए यूज की जा सकती है, तो ये तो हाईली विस्कस लिक्विड है, तो ये वहां पे भी इजीली वर्क करेगा, ठीक है। तो ये जो शेप्स हैं ये आपकी प्रेफर की जाती है हाई विस्कोसिटी फ्लूइड के लिए। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। रिमोट क्लियरेंस की बात करें तो बच्चों यहाँ पे कम होता है रिमोट क्लियरेंस ऑफ इम्पेलर, ठीक है। तो ये क्लियरेंस क्या है, ये आपका जो बॉटम है टैंक का और जो इम्पेलर है उसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे 1/4 है, तो कितना हो गया बच्चों, ये आपका हो गया 1/4, तो ये हो गया आपका 25%। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, 1% से 5% ऑफ टैंक डायमीटर, तो ये काफी ज्यादा कम है। यहाँ पे आपका जो इम्पेलर का क्लियरेंस है, एक तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे टैंक का जो है ड्रॉ करूं इसके लिए, तो इस टाइप से, तो ये क्या है आपका वॉल से इनका जो डिस्टेंस है काफी कम होता है इस टाइप के इम्पेलर्स का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वॉल क्लियरेंस बोला गया है, तो यहाँ पे वॉल क्लियरेंस काफी कम है, 1 से 5% है, यहाँ पर ज्यादा होता है, ठीक है, जो पीछे हमने शो भी किया था इमेज में। दे आर ऑपरेटेड एट रिलेटिवली हाई स्टीयर स्पीड, तो क्योंकि लो विस्कोसिटी है तो इसको हाई स्पीड पर रोटेट किया जा सकता है। हाईली विस्कस लिक्विड में आप ज्यादा इस स्पीड से आप रोटेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे स्पीड स्लो रहती है। टर्बुलेंस यहाँ पे ज्यादा वो क्रिएट होगा क्योंकि हाई स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, और यहाँ तो आपका लो स्पीड से भी रोटेट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ लिक्विड भी हाईली विस्कस है, तो आप टर्बुलेंस तो यहाँ पे इमेजिन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो टर्बुलेंस का लेवल है वो काफी लो है। पंपिंग कैपेसिटी इनकी ज्यादा नहीं है, यानी कि ज्यादा फ्लूइड को पंप नहीं करते हैं, ठीक है। जो फ्लूइड इनके कांटेक्ट में आ पाएगा बस उतना ही जो है फ्लूइड को पंप कर पाएंगे। जबकि यहाँ पर ये जो शेप है आप देख सकते हैं काफी ज्यादा बड़े इम्पेलर हैं एज कम्पेयर टू प्रोपेलर और टरबाइन, और तो इनके कांटेक्ट में ज्यादा लिक्विड आता है, और क्योंकि इनके कांटेक्ट में ज्यादा लिक्विड आता है तो ये क्या है ज्यादा पंप कर पाते हैं, ठीक है। तो इनकी पंपिंग कैपेसिटी ज्यादा है क्योंकि इनके कांटेक्ट में ज्यादा लिक्विड आता है एज कम्पेयर टू दीज। फिर है यहाँ पर हाई शेयर रीजन है, इसलिए यहाँ पे क्या है आपको बबल ब्रेकअप के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो आपके एरोबिक कल्चर है जहाँ पे गैसेस प्रोवाइड करानी है, तो वहाँ पे उस बबल को ब्रेक करने के लिए आप क्या है ये टरबाइन और प्रोपेलर का यूज करेंगे, क्योंकि इनका ये क्या है हाई शेयर प्रोड्यूस कराते हैं और ये जो है क्योंकि ये तो बहुत स्लो स्पीड पे रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो है ये इतना शेयर फोर्स प्रोड्यूस नहीं होता है। दूसरा लास्ट है आपका फर्मेंटेशन ब्रोथ के लिए इसको यूज किया जाता है, यानी कि जो जनरली जितने भी टाइप के फर्मेंटेशन ब्रोथ हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। ये हाईली विस्कस जहाँ पर होगा आपका ब्रोथ सिर्फ वहीं पे इसको यूज किया जाएगा, बट ज़्यादातर इसको यूज किया जाता है विस्कस स्लरीज, पेस्ट, गम्स, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। तो रस्टन और ये जो आपका प्रोपेलर है इनका काफ़ी ज़्यादा यूज है फर्मेंटेशन में, क्लियर है, एज कम्पेयर टू दीज। नाउ
विस्कोसिटी के बेसिस पे एक बार और देखते हैं किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। तो यहाँ पे फॉर लो विस्कोसिटी फ्लूइड आप यूज करेंगे फ्लैट डिस्क टरबाइन, प्रोपेलर, पिच ब्लेड टरबाइन। हाईली विस्कोसिटी फ्लूइड जहाँ पे ग्रेटर देन 10 की पावर 5 सेंटीपोइज है, वहाँ पे हेलिकल स्क्रू एंड गेट एंकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोपेलर्स यहाँ पे 10 की पावर 4 तक है ये, और ये आपका रस्टन टरबाइन है, ये इन बिटवीन है 10 की पावर 4 से 5। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से स्टार्ट है गेट एंकर। तो गेट एंकर जो है 10 की पावर 5 इससे ग्रेटर देन है, मैंने आपको बताया था ये सेंटीपोइज में है, ठीक है, विस्कोसिटी। फिर आपका हेलिकल स्क्रू, और सबसे ज्यादा जो करता हुआ है हेलिकल रिबन शेप, जो मैंने आपको पीछे शो की है। तो जो सबसे ज्यादा हाईली विस्कस फ्लूइड होते हैं उनके लिए आपका ये शेप यूज की जाती है, दैट इज हेलिकल रिबन शेप। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि किस टाइप के इंपेलर जो है वो हाईली विस्कस के लिए यूज किए जा रहे हैं और किस टाइप के लो विस्कोसिटी के लिए यूज किए जा रहे हैं। और इंक्रीजिंग विस्कोसिटी के बेसिस पे भी एक बार इनको याद कर लीजिए, क्योंकि अरेंज करने के लिए भी आ सकते हैं। पीछे बच्चों हमने विस्कोसिटी के बेसिस पे देखा, अब हम देखेंगे टर्बुलेंस एंड फ्लो जनरेटिंग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ठीक है, कैपेसिटी के बेसिस पे। तो टर्बुलेंस जनरेशन आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ से लो से हाई, और ये आपका पंपिंग और फ्लो कैपेसिटी। तो पंपिंग फ्लो कैपेसिटी तो अभी देखा था हमने डिफरेंस में, किसकी ज्यादा थी, गेट्स की ज्यादा थी, हेलिकल रिबन, ठीक है। तो ये जो आपके दो टाइप्स हैं इनकी ज्यादा होती है पंपिंग कैपेसिटी, तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद टर्बुलेंस की बात करें तो हमने देखा था कि जो टर्बुलेंस है वो आपके प्रोपेलर और टरबाइन ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो क्योंकि हाई स्पीड से रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोफॉइल, प्रोपेलर, पिच ब्लेड टरबाइंस, रस्टन टरबाइन। तो रस्टन टरबाइन जो है सबसे ज्यादा जो है आपका टर्बुलेंस जनरेट कर रहा है। उसके बाद ये आपके प्रोपेलर और पिच ब्लेड टरबाइन है, और सबसे कम कर रहे हैं आपके गेट और हेलिकल रिबन, ठीक है, क्योंकि हाई विस्कस लिक्विड के अंदर यूज किए जाते हैं, तो वहां पे ऑब्वियसली बात है टर्बुलेंस कम जनरेट होगा। क्लियर है। इसी तरीके से लेकिन जो पंपिंग कैपेसिटी है वो इनकी ज्यादा है, गेट एंड हेलिकल रिबन, यानी कि इस टाइप की जो शेप्स है, और इनकी जो पंपिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, और सबसे आप देख सकते हैं रस्टन टरबाइन के लिए डिक्रीज हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टर्बुलेंस ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, और पंपिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी तो टर्बुलेंस कम होगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के एक तरीके से आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं किसी इंपेलर के लिए। अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे फ्लो पैटर्न्स इन स्टीयर टैंक रिएक्टर। तो एक यहाँ से भी आपको सिर्फ एक ओवरव्यू लेना है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम आपका जो है थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे रस्टन टरबाइन को, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है। तो बच्चों आपका जो लिक्विड का फ्लो का पैटर्न है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है आपका इंपेलर डिजाइन, सेकेंड है साइज एंड जियोमेट्री ऑफ द वेसल, और थर्ड है आपका प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। एक बार वो देख लीजिए इंपेलर का डिजाइन कैसा है, ठीक है, जो हमने पीछे देखे भी। सेकंड साइज एंड ज्योमेट्री क्या है वेसल की, और थर्ड लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है, हाईली विस्कस, लो विस्कस, इस टाइप से। क्लियर है। थ्री डायरेक्शनल एलिमेंट टू फ्लो, ठीक है, तीन टाइप के आपके डायरेक्शनल एलिमेंट होते हैं फ्लो के लिए। एक होता है आपका रोटेशनल फ्लो, ठीक है, एक है आपका रेडियल फ्लो, और थर्ड है आपका एक्सियल फ्लो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इमेजेस में शो कर देता हूँ। सबसे पहले आपका रोटेशनल फ्लो, ये क्या है आपका अराउंड द स्टीयरर शाफ्ट। तो आप देख सकते हैं ये आपका स्टीयरर है यहाँ पर, ठीक है। तो जब बच्चों ये रोटेट करेगा तो जो लिक्विड है वो इस शाफ्ट के अराउंड सर्कुलरली मूव करेगा, ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। तो इस टाइप का जो फ्लो है उसको हम बोलते हैं रोटेशनल फ्लो। क्लियर, इजी है। फिर आपका रेडियल, रेडियल क्या है, फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस आउट टू द साइड्स ऑफ द टैंक एंड बैक अगेन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका रेडियल फ्लो, ये है आपका रेडियल, ठीक है। रेडियल फ्लो में देखिए क्या है, ये जो इंपेलर जब रोटेट कर रहा है तो ये क्या करेगा, लिक्विड को यहाँ पर क्या करेगा, इस डायरेक्शन में जो है आपका पुश करेगा। तो लिक्विड इस डायरेक्शन में पुश होगा, उसके बाद ये लिक्विड डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये फ्लो आपका टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट नीचे की तरफ, एक पार्ट ऊपर की तरफ, और फिर दोबारा से क्या है, लिक्विड पूरा जो है यहाँ से इस तरीके से वापस आ जाएगा इंपेलर के पास, ठीक है। तो पूरा रोटेट होकर के, पूरा सर्कुलेट होकर के, और उसके बाद ये वापस आ जाएगा, जैसा आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये इस टाइप से, तो ये क्या है, मिक्सिंग चल रही है। तो इस टाइप का जो फ्लो है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप से, तो ये इस तरीके से चलता रहेगा। और इस टाइप का जो फ्लो है उसको हम बोलते हैं रेडियल फ्लो। उसके बाद आता है एक्सेल फ्लो। एक्सेल फ्लो में क्या है, यहाँ पे पिच ब्लेड यूज किया जाता है, ना कि यहाँ पे तो आपका रस्टन टरबाइन है,
यहाँ पे पिच ब्लेड है, इसको अभी हम आगे देखेंगे और कुछ स्लाइड्स में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऊपर यहाँ पर इस टाइप की मिक्सिंग है एक कंप्लीट। यहाँ पे आपका फ्लो जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है जैसे कि यहाँ पर हो रहा था रेडियल फ्लो में कि एक डाउन पार्ट है और एक अपर सेक्शन है, एक लोअर सेक्शन है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपका ऊपर से लिक्विड आता है और ये पिच ब्लेड उसको नीचे की तरफ पुश करता है। ये प्रोपेलर में भी इसी टाइप का आपका प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो एन इफेक्टिव मिक्सर विल कॉज मोशन इन ऑल 3 डायरेक्शन, ठीक है। अब बच्चों एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका रोटेशनल फ्लो है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं, याद करने की जरूरत नहीं है इन चीजों को, क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बट आगे हम जब चीजें डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है। तो रोटेशनल फ्लो की बात करें तो यहाँ पर ये आपका सभी टाइप के इम्पेलर जो हैं वो रोटेशनल फ्लो तो जनरेट करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा एक्सेल और रेडियल भी करेंगे, बट ये वाला जो रोटेशनल फ्लो है वो सबके लिए कॉमन है क्योंकि सभी जो आपके इम्पेलर हैं वो आपका रोटेट करेंगे सर्कुलरली, क्लियर है। तो ये रोटेशनल फ्लो तो सभी जगह प्रोड्यूस होगा। डिसएडवांटेज क्या है बच्चों इसका? डिसएडवांटेज ये है कि जो आपका ये रोटेशनल फ्लो है ये वर्टेक्स फॉर्म हो रहा है ना, और ये जो वर्टेक्स प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों ये क्या है? स्ट्रीमलाइन है। मैंने आपको बताया भी था कि ये स्ट्रीमलाइन है, और स्ट्रीमलाइन में क्या होता है कि मिक्सिंग अच्छी नहीं होती है, टर्बुलेंस में ही आपकी मिक्सिंग प्रॉपर होती है, ये मैंने अभी आपको बताया भी था, ठीक है। तो इसलिए इसको ये आपका इसका डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे मिक्सिंग नहीं हो पाती है, लिटिल टॉप टू बॉटम मिक्सिंग बिटवीन डिफरेंट हाइट इन द वेसल, ठीक है। और विद इन हाइट्स में भी क्या है मिक्सिंग नहीं हो पा रही है, तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो यहाँ पे जनरेट हो रहा है जो कि सुटेबल नहीं है मिक्सिंग के लिए। तो सर्कुलर फ्लो लीड्स टू वर्टेक्स डेवलपमेंट एंड इट इज यूजुअली मिनिमाइज्ड बाय इंस्टॉलिंग बेफल्स। तो बेफल्स को इंस्टॉल करके हम क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं, यानी कि इस वर्टेक्स को ब्रेक करते हैं। तो वहां से आपका रोटेशनल फ्लो भी ब्रेक हो जाएगा, रोटेशनल फ्लो ब्रेक होगा तो टर्बुलेंस क्रिएट होगा, टर्बुलेंस क्रिएट होगा तो मिक्सिंग होगी, क्लियर है। तो ये सारी चीजें लिंक्ड है। फिर हम बात करेंगे रेडियल फ्लो। रेडियल फ्लो मैंने अभी आपको बताया भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आपके इस टाइप के जो टर्बाइन है वो प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि रेस्टन टर्बाइन जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? रेडियल फ्लो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जहां पर आपका फ्लैट ब्लेड यूज किए जाते हैं इस टाइप से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। तो इस टाइप के जो इम्पेलर हैं वो आपका रेडियल फ्लो प्रोड्यूस कराते हैं। इसमें सबसे पहले जब ये हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं, ठीक है, तो क्या है लिक्विड को पुश करते हैं रेडियली आउटवर्ड, इसलिए इसको बोला गया रेडियल फ्लो। क्यों? क्योंकि ये जो इम्पेलर है ये क्या करते हैं रेडियली आउटवर्ड जो है लिक्विड को पुश करते हैं, ठीक है, थ्रो कर देते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रीजन में जब ये इम्पेलर रोटेट किया तो इसके जो फ्लैट ब्लेड्स हैं इन्होंने क्या किया, रेडियली आउटवर्ड लिक्विड को पुश किया, जिसके बाद ये जाकर के आगे जाकर के ये डिवाइड हो गई 2 पार्ट्स में, ठीक है। एक बॉटम वाला सेक्शन है, एक ये आपका अपर सेक्शन है, और यहाँ पर आपका मिक्सिंग इस तरीके से चलेगी, लिक्विड वापस आएगा, फिर ये इम्पेलर इसको पुश करेगा, ठीक है, टुवर्ड्स आउटवर्ड, ठीक है, और फिर से ये जो है आगे जाकर के फिर ये ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। इसी तरीके से बॉटम पार्ट में भी होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से मिक्सिंग होती है, इसलिए इसको रेडियल फ्लो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ब्लेड अलाइंड पैरेलल टू द स्टीयर शाफ्ट, ठीक है। तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। लिक्विड इज ड्राइवन रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम इम्पेलर टुवर्ड्स द वॉल ऑफ द टैंक वेयर इट डिवाइड्स इनटू 2 स्ट्रीम्स, one flowing up and to the top of the tank and other flowing down to the bottom of the tank, ठीक है। उसके बाद ये वापस से आकर के दोबारा से जो है मिक्सिंग करेंगे। रेडियल फ्लो सेटअप सर्कुलर फ्लो दैट मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय बेफल। तो मैंने आपको बताया था कि आपका सर्कुलर फ्लो या रोटेशनल फ्लो तो जनरेट होगा ही होगा। फिर आता है आपका एक्सियल फ्लो, ठीक है। एक्सियल फ्लो के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, प्रोपेलर यूज करेंगे या फिर पिच ब्लेड टर्बाइन, क्योंकि प्रोपेलर भी थोड़ा सा इंक्लाइंड होते हैं, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये भी क्या है इंक्लाइंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी शेप। तो ये थोड़ा सा इंक्लिनेशन है इनके अंदर, और इसी इंक्लिनेशन की वजह से ये भी क्या है आपका पिच ब्लेड की तरह वर्क करता है। यहाँ पर आपको किस तरीके का फ्लो मिलेगा, एक्सियल फ्लो मिलेगा, ठीक है। तो एक्सिस क्या है, ये आपकी एक्सिस है इसकी, ये जो शाफ्ट है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अलोंग ये आपका फ्लो है, तो इसलिए इसको बोला गया है एक्सियल फ्लो, ठीक है। टॉप टू बॉटम मिक्सिंग इसमें आपको मिलती है इस टाइप के स्ट्रेट टैंक में। इम्पेलर विद इंक्लाइंड और पिच ब्लेड दैट मेक एन एंगल ऑफ लेस देन 90 डिग्री, और वो इस टाइप का फ्लो जनरेट करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वर्टिकल करंट आर रिक्वायर्ड, तो वहां पर इसको ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, जहां पर आपको स्ट्रॉन्ग वर्टिकल
करंट की रिक्वायरमेंट होती है। अभी पीछे बच्चों में देखा रोटेशनल फ्लो, रेडियल फ्लो, एक्सियल फ्लो, वो सब पार्ट थे आपके लिक्विड के अंदर जो आपका फ्लो पैटर्न प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम बात करेंगे गैस फ्लो पैटर्न की। और गैस फ्लो पैटर्न में आपके ये आपका टू फेज फ्लो है, क्योंकि यहाँ पे आपके टू फेजेस इन्वॉल्व हैं, गैस एंड लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पर भी बच्चों इसके 3 टाइप्स हैं। तो ये बच्चा आपका डिपेंड करता है ऑन रिलेटिव रेट्स ऑफ गैस फ्लो एंड स्टीयरिंग। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो गैस फ्लो का क्या रेट है, तो यहाँ पे जो स्पार्जर लगा है यहाँ पे हम गैस प्रोवाइड करेंगे तो उसका एक फ्लो रेट होगा कि कितना वॉल्यूम जो है कितने टाइम में जा रहा है, और दूसरा है स्टीयर की स्पीड जिससे रोटेट कर रहा है, दैट इज एनआई। तो इन दोनों का एक रिलेटिव रेट जो है उसको हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन है बच्चों आपकी एट हाई गैसिंग रेट और लो स्टीयर स्पीड, या तो गैसिंग रेट काफी ज्यादा हाई है या फिर स्टीयर की स्पीड काफी लो है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, द इम्पेलर इज सराउंडेड बाय गैस एंड इज अनेबल टू पंप इफेक्टिवली। तो यहाँ पे पंप जो गैस को इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाता इम्पेलर, या तो क्योंकि या तो उसकी स्पीड स्लो है या फिर गैस का रेट काफी ज्यादा हाई है। ठीक है, तो आप इस केस में कहेंगे कि जो गैस हैंडलिंग कैपेसिटी है इम्पेलर की वो एक्सीड हो चुकी है। ठीक है, यानी कि गैस हैंडलिंग कैपेसिटी मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि वो कैपेसिटी इम्पेलर की उस स्पीड पे जिसपे वो कंप्लीट डिस्पर्जन करा सकता है गैस का। ठीक है, तो गैस का कंप्लीट डिस्पर्जन उस स्पीड के लिए वो उसकी हैंडलिंग कैपेसिटी है उस स्पीड पे, क्योंकि जैसे जैसे आप स्पीड इंक्रीज करेंगे बच्चों वो ज्यादा गैस उसकी जो हैंडलिंग कैपेसिटी वो इंक्रीज हो जाएगी, दैट मीन्स वो ज्यादा गैस को डिस्पर्स करा सकता है रिएक्टर में। ठीक है, तो ये है इसका मीनिंग। तो ये जो कंडीशन है जहां पर एक्सीड कर गई है उसकी हैंडलिंग कैपेसिटी से, उसको हम बोल रहे हैं इम्पेलर फ्लडिंग, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस केस में। तो यहाँ पे ये आपका फ्लडिंग है। यहाँ पर फ्लडिंग में क्या है कि गैस कुछ ज्यादा ही आ रही है एज कंपेयर टू जो आपका स्पीड है। अब कंपैरिजन कर रहे हैं इसलिए इसको बोला गया रिलेटिव रेट ऑफ गैस फ्लो एंड स्टीयरिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्पार्जर से जो भी गैस बबल प्रोड्यूस हुए हैं वो बिना किसी डिस्टरबेंस के मतलब जो है इजीली जो है आपका मतलब आपका डायरेक्ट क्या है आपका आउट हो जा रहे हैं रिएक्टर से। क्लियर है, बिना प्रॉपर डिस्पर्जन के। फिर आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेज में, आप क्या करेंगे स्टीयर की स्पीड को इंक्रीज करेंगे एज कंपेयर टू गैस फ्लो रेट, या तो आप गैस फ्लो रेट को रिड्यूस कर दीजिए या स्टीयर की स्पीड को इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है, दोनों ही तरीके से क्या है आपका गैस हैंडलिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, स्टीयर स्पीड इंक्रीज करने से गैस हैंडलिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएगी, और गैस फ्लो रेट रिड्यूस करने से आप क्या है उसकी जो कैपेसिटी है उसके नियर ले आएंगे उसको गैस फ्लो रेट को। क्लियर है, the impeller blade start to process the gas and bubble are dispersed towards the wall of the tank. This condition is known as impeller loading. तो आप देख सकते हैं ये आपका impeller loading condition है, impeller loading। और यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं अब ये क्या कर रहा है, अब इस केस में ये जो गैस बबल्स हैं वो उसको टुवर्ड्स द वॉल पुश कर रहा है, कौन, इम्पेलर। तो यहाँ पे डिस्पर्जन आप होने लगा है। ठीक है, और थर्ड कंडीशन है एट इवन हायर स्टीयर स्पीड और लोअर गैस फ्लो रेट, और भी ज्यादा आपने गैस रेट रिड्यूस कर दिया या फिर आपने स्टीयर की स्पीड और भी ज्यादा इंक्रीज कर दी, तो उस केस में क्या होगा कंप्लीट गैस डिस्पर्जन अचीव हो जाएगा। ठीक है, और ये रिक्वायरमेंट है, यूनिफॉर्मिटी हमें जनरेट करनी है ताकि सारी सेल्स को जो है प्रॉपर जो है मिल सके, क्या ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है, तो कंप्लीट गैस डिस्पर्जन विद होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस टू ऑल पार्ट ऑफ द वेसल इज डिजायरेबल ऑपरेटिंग कंडीशन। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। फ्लडिंग ऑब्वियसली बात है इसको अवॉइड किया जाएगा, क्यों, क्योंकि नॉन होमोजेनिटी प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर है, तो यहाँ जो ये जो केस है आपका, ये केस है आपका कंप्लीट गैस डिस्पर्जन का। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, ये आपका कंप्लीट गैस डिस्पर्जन, ये आपका इम्पेलर लोडिंग और ये आपका फ्लडिंग। तो ये आपने देखा गैस फ्लो पैटर्न। तो ये जो आपका पार्ट 1 था इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि आपको इन टर्म्स से जो है फैमिलियर कराया जाए। ठीक है, अब आपको ये टर्म समझ में आ गए होंगे कि इनका मीनिंग क्या है, तो जब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे तो वहां पे इन टर्म्स का यूज होगा तो आपको पता होगा कि इनका मीनिंग क्या है और आपको चीज जल्दी समझ में आएगी। बट टाइप्स ऑफ इम्पेलर वाला पार्ट इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कीजिएगा। उससे क्वेश्चन आया, जैसे कि आप देख सकते हैं गेट में क्वेश्चन आया था 2016 में, ये आपका विस्कोसिटी के ऊपर बेस्ड है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपका डीबीटी में भी आया था 2016 में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 134। तो इंक्रीजिंग विस्कोसिटी के बेसिस पे आपको उनको देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर,
तो इसलिए ये जो टाइप्स ऑफ इम्पेलर की जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा अच्छे से, उनसे क्वेश्चन आ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।